Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the 6th lecture of our series of Limitation Act. अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में सेक्शन 14 तक अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो गो एंड चेक देम आउट. आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 15, 16 एंड 17 को डिस्कस करेंगे. Section 15 that is exclusion of time in certain other cases. देखिए अभी तक हम सेक्शन 12 से एक्सक्लूजन के बारे में प्रोविजंस पढ़ते आ रहे हैं एंड सेक्शन 15 भी उसी का फर्दर करते हुए बताता है कि कुछ अदर ऐसे केसेस हैं जहां पर टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. मार्क करें कि सेक्शन 15 जो है वो अप्लाई होता है टू एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर. कोई ऐसा सूट या कोई एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जिसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. देन the time of continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, जिस दिन वो injunction पास किया गया, and the day on which it was withdrawn, जिस दिन उसे withdraw किया गया. this all time period shall be excluded. देखिए illustration के थ्रू समझते हैं कि suppose A and B, ए का कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है अगेंस्ट बी ऑन डेट 20 जून 2021 एंड ए के पास 3 years का टाइम पीरियड है टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट बी और टू मेक एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन. बट कोर्ट ने क्या किया, 23 जून को इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया एंड ए के ऊपर इंजंक्शन लगा दिया कि ए इस तरह का कोई सूट या एप्लीकेशन बी के अगेंस्ट नहीं ला सकता. एंड सपोज करते हैं कि ये इंजंक्शन 1 साल के लिए इम्पोज किया, तो ये इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा ऑन 23 जून 2022, क्योंकि 1 साल के लिए लगाया गया है तो 2022 में इंजंक्शन ख़त्म हो जाएगा. तो सेक्शन 15 यही बताता है कि जब ये इंजंक्शन का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा मीन्स इन 2022, उसके बाद से ए का जो 3 years का लिमिटेशन पीरियड था ये शुरू हो जाएगा. इट मीन्स 2022 के बाद 23 जून 2022 के बाद से ए के पास 3 साल का टाइम पीरियड होगा टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट बी. इट मीन्स वो टाइम पीरियड जब इंजंक्शन जब तक एग्जिस्टेंस में था उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. देखिए सीपीसी में हम पढ़ते हैं कि जब हम कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट तो वहाँ पर हमें नोटिस देना होता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी. तो यदि आपने कोई नोटिस इस तरह से दिया तो द टाइम पीरियड ऑफ सच नोटिस और द टाइम पीरियड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, कि अगर आपके द्वारा कोई टाइम लगाया गया टू ऑब्टेन द कंसेंट और टू ऑब्टेन सैंक्शन, तो उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट वी मूव टू सबसेक्शन 3. एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं. सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय एनी रिसीवर और एन इंटरिम रिसीवर. देखिए जब कभी किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं या जब कभी किसी कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में
कोर्ट क्या करता है, रिसीवर अपॉइंट करता है या फिर कंपनी के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि द पीरियड विच इज़ बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, कि जब कभी कोई प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की गई फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ ए पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट, या फिर कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए कोई प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की गई और उस प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट के द्वारा कोई लिक्विडेटर या कोई रिसीवर अपॉइंट किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, जिस दिन उस लिक्विडेटर को या उस रिसीवर को अपॉइंट किया गया, उस दिन से 3 मंथ का टाइम पीरियड जो है, आपको याद रखना है कि 3 मंथ्स के टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जब कभी हम लिमिटेशन पीरियड को काउंट करेंगे तो उस 3 मंथ्स के टाइम पीरियड को हटा दिया जाएगा जिस दिन से लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। देखिए, अगर किसी भी डिक्री के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया गया, जब हम सीपीसी में डिक्री के एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि देयर आर वेरियस मोड्स जिसके द्वारा डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और उन्हीं मोड्स में से एक मोड है दैट इज़ सेल, कि उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाए। अब अगर उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाएगा, इट मीन्स कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा, ठीक है। पर क्या हुआ, जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा उसको पोजेशन नहीं दिया गया, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उस पर्सन को नहीं दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन क्या करता है, सूट लेकर के आता है फॉर द पोजेशन, ठीक है। डिक्री का एग्जीक्यूशन हुआ, किसी पर्सन ने डिक्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी को खरीदा बट उसको पोजेशन नहीं मिला, तो उसने सूट इंस्टीट्यूट किया। बट द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड अ सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में सेटिंग असाइड की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देखिए, मैं और सही से सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ कि सपोज़ कोर्ट ने कोई डिक्री पास की और उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाना है बाय द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाता है, लेकिन सेल आउट हो जाने के बाद कोई पर्सन क्या करता है, उस सेल को सेट असाइड कराने के लिए, उस सेल को हटाने के लिए कि उस प्रॉपर्टी के सेल को सेट असाइड कर दिया जाए, एक तरह से कैंसिल कर दिया जाए, इस चीज़ की प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करता है। और उस दौरान जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो उस पर्सन को नहीं मिला जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये टाइम पीरियड है ड्यूरिंग विच सेट असाइड की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मीन्स जब कोर्ट जो है सेट असाइड की प्रोसीडिंग्स को डिसाइड कर देगा, उसके बाद जो पर्सन है, जो परचेज़र है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका टाइम पीरियड उसके बाद से शुरू होगा। जब सेटिंग असाइड की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिसाइड हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो परचेज़र के पास लिमिटेशन पीरियड होगा कि वो अपना पोजेशन जो है लेने के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 5। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। यदि जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग्स ला रहे हैं वो इंडिया में ही नहीं है या फिर किसी ऐसी जगह पर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब तक वो इंडिया में नहीं है। सो नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 16। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ राइट टू सू। आपका राइट टू सू शुरू होने से पहले ही क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वेयर अ पर्सन हु वुड इफ़ ही वर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन बट इफ़ ही डाइज। यदि वो व्यक्ति जीवित होता तो उसका राइट अराइज होता कोई सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या कोई एप्लीकेशन करने के लिए, बट उसकी डेथ हो जाती है बिफोर द राइट एक्रूज, ऐसा राइट शुरू होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। या फिर वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज
ओनली ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, या केवल उसकी डेथ हो जाने के बाद ही कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेन एवर देयर इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड, कि जब जो डिसीज्ड व्यक्ति है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल हो जाएगा, उसके बाद जो है सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा एंड लिमिटेशन पीरियड भी तभी से स्टार्ट होगा। देखिए इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। सपोज ए एंड बी, ए जो है उसका कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ अगेंस्ट बी बट उसकी डेथ हो गई, या फिर ए की डेथ के बाद ही कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, लेकिन जिस समय ए की डेथ हुई उस समय ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज़ सी, वो क्या है, माइनर है। एंड हम ये बात पीछे एक सेक्शन में पढ़ चुके हैं, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि माइनॉरिटी मीन्स डिसेबिलिटी, इट मीन्स वो पर्सन डिसेबल है एंड जब तक वो व्यक्ति डिसेबल रहता है तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड भी स्टार्ट नहीं होता है। इट मीन्स कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सी, जब वो मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लेगा उसके बाद से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा एंड वो बी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि जैसे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल हो जाएगा, उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, उसका लिमिटेशन पीरियड मीन्स तभी से शुरू होगा। एंड सबसेक्शन 2 जो है वो भी सिमिलरली सबसेक्शन 1 जैसा ही है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा अबाउट प्लेंटिव, कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई वो कौन है, प्लेंटिव है, मीन्स उसका राइट जो है वो अराइज हुआ सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। जबकि सबसेक्शन 2 जो है वो किसकी बात करता है, अबाउट डिफेंडेंट, कि जिस व्यक्ति की डेथ होती है वो कौन है, डिफेंडेंट है, मीन्स उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जाना है। तो इन केस ऑफ डिफेंडेंट ऑल्सो, जिसके अगेंस्ट आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, वहाँ पर भी यही देखा जाएगा कि क्या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कैपेबल है कि उसके अगेंस्ट इस तरह का सूट इंस्टीट्यूट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 3। अब देखिए सबसेक्शन 3 पढ़ते हुए भी आपको याद आना चाहिए कि हमने ऐसा प्रोविज़न पहले पढ़ा है, दैट इज़ अबाउट द राइट ऑफ प्रिएम्पशन, कि जो हमने यहाँ पर सेक्शन 16 में जो भी बातें पढ़ी ये प्रिएम्पशन सूट पर अप्लाई नहीं होती, या फिर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू अ हेरिडिटरी ऑफिस उस पर भी ये बात अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 17, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड किया गया या मिस्टेक की वजह से उसका जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, जो शेड्यूल दिया गया है लिमिटेशन एक्ट में वहाँ पर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर एनी सूट और एन एप्लीकेशन। द सूट और एप्लीकेशन इज़ बेस्ड अपॉन फ्रॉड, लेकिन आप जो सूट ला रहे हैं या एप्लीकेशन ला रहे हैं वो किस बेसिस पे है, वो इस बेसिस पे है कि आपके साथ फ्रॉड किया गया है बाय द डिफेंडेंट और द रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट, डिफेंडेंट के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा आपके अगेंस्ट कोई फ्रॉड किया गया एंड उसके बाद आपको जब फ्रॉड के बारे में पता चला तो आप कोई सूट लेकर के आते हैं, या फिर द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच द सूट और एप्लीकेशन इज़ फाउंडेड इज़ कंसील्ड, या फिर आपसे कोई बात जो है वो छुपाई गई, किसी फैक्ट को कंसील किया गया। थर्ड इज द सूट और एप्लीकेशन इज़ फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस्टेक, या आप कोई ऐसा रिलीफ चाहते हैं फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक, कि किसी मिस्टेक की वजह से कुछ ऐसा हुआ और आप उस चीज़ के अगेंस्ट रिलीफ मांग रहे हैं, या वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ प्लेंटिफ हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड, या कोई डॉक्यूमेंट जो है आपसे छुपाया गया फ्रॉडुलेंटली, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन, लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू नहीं होगा, कब तक,
until the plaintiff or applicant has discovered the fraud और मिस्टेक, यानी कि जब तक आपको फ्रॉड के बारे में या आपके अगेंस्ट कोई मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक के बारे में जब तक आपको पता नहीं चलता तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, बहुत प्रैक्टिकली आप इसे सोचें कि जब आपकी नॉलेज में ही नहीं है कि आपके अगेंस्ट फ्रॉड हो गया या मिस्टेक हो गया तो कैसे आपके अगेंस्ट लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। जिस समय आपकी नॉलेज में वो बात आई कि हाँ इस तरह से मेरे अगेंस्ट कुछ गलत हो गया है, उसी समय से तो आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज ए जो है उसके साथ फ्रॉड हुआ ऑन डेट 20 जून, बट ए को जो है नॉलेज हुई इस फ्रॉड की, यानी ए को पता चला कि मेरे अगेंस्ट फ्रॉड हो गया है ऑन 27 जून। तो इट मीन्स ए का जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 27 जून, जिस दिन ए को ये पता चला, जिस दिन उसकी नॉलेज में ये बात आई कि मेरे अगेंस्ट फ्रॉड हो गया है। नेक्स्ट दैट इज प्रोविजो। जिसका प्रोविजो है वो कुछ एक तरह से एक्सेप्शंस देता है कि जो भी हमने इस सेक्शन में पढ़ा वो अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा? अगेंस्ट सम थर्ड पर्सन, कि अगर कोई ऐसा थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने, अब यहाँ पर बस एक बात याद रखें, जिसने कि गुड फेथ में बोनाफाइडली कुछ एक्ट किया है। देखिए क्या एक्ट किया है कि इन केस ऑफ फ्रॉड ही हैज़ परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कि जो थर्ड पर्सन है उसको कुछ नहीं पता था, उसको फ्रॉड के बारे में नहीं पता था, उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे करके, यानी एक प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया जो कुछ भी जिसके अगेंस्ट फ्रॉड किया गया, बट उसने गुड फेथ में एक्ट किया। सेकेंड, इन केस ऑफ मिस्टेक, या फिर जहाँ मिस्टेक की बात आती है वहाँ पर भी उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन में उस प्रॉपर्टी को परचेज किया विदाउट एनी नॉलेज, उसको कोई नॉलेज नहीं है कि इस तरह से कुछ गलत किया जा रहा है। या इन केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट छुपाए जाने की बात है, वहाँ पर भी क्या हुआ, उस बंदे को नहीं पता अबाउट एनी कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और उसने प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो वो थर्ड पर्सन है जिसने बोनाफाइडली इस तरह से एक्ट किया है विदाउट एनी सच नॉलेज ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक और कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 17 में जो बात कही गई है वो अप्लाई नहीं होती, बिकॉज ही एक्टेड इन गुड फेथ। नेक्स्ट, where a judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of decree or order within the period of limitation, the court may, on the application of judgment creditor made after the expiry of the said period, extend the period of execution। अगर किसी जजमेंट डेटर ने, जजमेंट डेटर मीन्स जिसके अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ है, डिग्री पास हुई है, उसने क्या किया, कोई फ्रॉड किया या फोर्सफुली उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से डिग्री के एग्जीक्यूशन को रोका जा सके। देखिए, मेरे अगेंस्ट अगर डिग्री पास होती है तो मैं क्या चाहूँगी कि इस डिग्री को एग्जीक्यूट ना किया जाए, मुझसे मेरी प्रॉपर्टी ना छीनी जाए, या जो भी डिग्री में कहा गया है वो सब मेरे अगेंस्ट ना किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली या फिर फोर्सफुली जो डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर के लिए यहाँ पर लिखा गया जजमेंट क्रेडिटर, बट आप कंफ्यूज ना हो, जजमेंट क्रेडिटर मीन्स डिग्री होल्डर। जो डिग्री होल्डर है उसके साथ मैंने कोई फ्रॉड किया या फोर्सफुली मैंने उसको रोका ताकि डिग्री का एग्जीक्यूशन ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो जजमेंट क्रेडिटर है मीन्स जो डिग्री होल्डर है वो क्या कर सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, लेकिन कब लगाएगा, आफ्टर ही गेट टू नो अबाउट दैट फ्रॉड, जब उसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट फ्रॉड हो गया है, या फिर जब जो उसके अगेंस्ट फोर्स लगाई जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, जब डिग्री होल्डर को पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट तो फ्रॉड किया गया है जिसकी वजह से डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, या मेरे अगेंस्ट जो फोर्स लगाई जा रही थी जिस वजह से मैं डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं करा पाया, अब वो फोर्स जो है ख़त्म हो चुकी है। तो उस फोर्स के ख़त्म हो जाने के बाद 1 साल के अंदर डिग्री होल्डर को क्या करना होगा, एप्लीकेशन लानी होगी, कोर्ट में बताना होगा कि इस वजह से डिग्री को मैं एग्जीक्यूट नहीं करा पाया। ओके, सो सेक्शन 15, 16 एंड 17 को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। श्योरली आई विल रिप्लाई। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को हिट करें। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद अस।